नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं प्रवीण तिवारी और बात इंडिया की में हमने पीओके के बारे में कई बातें की और आज ये दिलचस्प पहलू है कि वो बातें बिल्कुल ठीक दिशा में बढ़ रही थी। सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है। ये बात सिर्फ पीओके के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर चाहे अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट आना हो या फिर भारत की तरफ से भी अब इस पर कुछ एक्शन लिए जाना हो, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि सुगबुगाहट बहुत तेज है। ये मांग तो उठती रही है, पीओके हम लेकर रहेंगे। सेना भी पाक को कई बार जता चुकी है, पाकिस्तान किसी मुगालते में ना रहे। और रही सही कसर पीओके में विद्रोह कर रही अवाम ने पूरी कर दी है। जब वो एक सुर में बोल रहे हैं पाक के अत्याचारों के खिलाफ, उन्हें भारत से मदद लेने में गुरेज नहीं। लेकिन पाकिस्तान इस सच्चाई से हमेशा मुंह चुराता रहा है और यही एक बार फिर हुआ है जब भारत दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। बस फिर क्या था, पाकिस्तान अपनी हद भूल गया और ये भी भूल गया कि भारत के हाथों हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। तो हुआ कुछ यूं कि इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर के बैरिकेड को हटाए जाने के जवाब में भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर बड़ा एक्शन लिया और देश भर में सुर्खियों में रहने वाला बुलडोजर गरजा और पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर अवैध ढांचों को तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया गया। भारत का अगला एक्शन क्या होगा? पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई हैं। अगर इसको समझेंगे, इस पर अलग अलग पहलू है। पाकिस्तान से भी हमारे साथ कुछ साथी जुड़ेंगे जो अपनी बात रखेंगे। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि पीओके को लेकर भारत का स्पष्ट रुख है, वो हमारा अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। लेकिन वर्तमान स्थितियों को आप बॉर्डर से देखते हैं, वहाँ की स्थितियाँ, वहाँ पर अभी चुनाव करवाए गए। बेशक वो चुनाव चोरी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये जताने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जाती रही है कि पीओके में सब कुछ ठीक चल रहा है। वहाँ की जनता ने इस बार बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, कैसे बंदूकों की नोक पर चुनाव करवाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद एक बहुत ही शानदार पैनल के साथ बातचीत करते हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताए जाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया और यह भूल गया कि नए दौर का भारत ईंट का जवाब पत्थर से देता है। आतंकवाद का जवाब आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाक की मौजूदगी को भी इग्नोर करता है। बावजूद इसके पाकिस्तान ने वो हिमाकत की जिसका जवाब भारत सरकार ने पाक हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर चलवा कर किया। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर धूल फेंकने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, यहां आकर खुशी हो रही है, यह भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं यहां पहली बार आया हूं, यह बेहद खूबसूरत जगह है। गौर के बयान से भड़के पाकिस्तान ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने की कड़ी निंदा करता है और इसे स्पष्ट रूप से खारिज करता है। इसी के साथ पाक इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड्स और पार्किंग पोल्स तो पहले हटा चुका था, तो भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बने हुए अवैध ढांचों पर बुलडोजर चढ़ाकर तहस नहस कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को पाकिस्तान की ही भाषा में समझा दिया कि पाक औकात में रहे तो ही भलाई है, वरना बुलडोजर एक्शन में अवैध निर्माण कहां टूटेंगे इसकी गिनती भी पाकिस्तान नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान अपना विरोध अपने पास ही रखे। भारत की ओर आंख उठाकर देखने वालों की हिटलिस्ट तैयार है। भारत की कार्रवाई और सख्त हुई तो पाकिस्तान त्राहिमाम ही करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। आइए इस पर बातचीत करते हैं। हालांकि कई बार इस मुद्दे के अलग अलग पहलुओं को हमने उठाया है। मेजर जनरल अनुज माथुर सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ पैनल पर जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता जी पूर्व डिप्लोमेट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुहेल अहमद पीओके एक्टिविस्ट हैं और आउन शेर जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। जनरल माथुर, शुरुआत आपसे। ये क्या सुगबुगाहट तेज हुई है, क्या कुछ चल रहा है, थोड़ा आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इसको, या हम माने कि बस अभी एक्शन रिएक्शन ये सब चल रहा है, बयानबाजी चल रही है, इससे आगे कोई चीज चल रही है? हाँ, जय हिंद डॉक्टर प्रवीण। जय हिंद सर। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शुरुआत उससे करूंगा कि जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय था,
वो बिल्कुल पूर्ण था, संपूर्ण, और इसमें कोई एम्बिग्विटी कभी कहीं भी नहीं थी। और जिस प्रकार के मैं बाकी टीम 500 से कहूंगा सुहेल अहमद जी का नाम ठीक कर दें, सुहेल करें, साहिल अहमद चल रहा है जी सर। जनरल साहब पूरा करें अपनी बात। तो मैं यही कह रहा था कि वहां पर जो जो विलय हुआ है, जैसा कि बाकी 562 रियासतों का हुआ था, एग्जैक्टली वही विलय पत्र पे दस्तखत हुए थे कश्मीर के उस समय के महाराजा के, जो कि लीगल डॉक्यूमेंट है। तो इस बात में डॉक्टर प्रवीण कोई संदेह नहीं है, और इस पे मुझे लगता है कोई भी किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए कि कश्मीर का विलय किसके साथ हुआ। उसके बाद पाकिस्तान ने सेना और कुछ कबायलियों को भेज करके कश्मीर पर हमला किया। एंड ये बात बिल्कुल साफ पता होनी चाहिए, उस समय भारतीय सेना का एक भी सैनिक जम्मू कश्मीर में मौजूद नहीं था। कश्मीरियों ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा। दोबारा मैं रिपीट करता हूं डॉक्टर प्रवीण, कश्मीरियों ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा। भारत की सेना वहां 27 अक्टूबर 1947 को पहुंची है, पहली टुकड़ी। तो उसके बाद जो कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। अगली चीज जो समझने की है वो ये है कि पाकिस्तान को भी मालूम था कि वो हिस्सा उनका नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान का कश्मीर है, उन्होंने उसको आजाद कश्मीर कहा, अर्थात वो कश्मीर आजाद है, उनका नहीं है। तो पाकिस्तान का तो कभी भी किसी भी लॉजिक से इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, फुल स्टॉप। पहली बात। दूसरी बात जो है, जो अभी सर्गेई गोर ने स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट में मुझे कोई भी बहुत बड़ी चीज भी नजर नहीं आती। उसने बिल्कुल जाकर के सच बोला है कि भारत का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जम्मू कश्मीर, वो है, वहां के हालात सुधर रहे हैं, वहां विकास हो रहा है, वहां शांति स्थापित हो गई है। मैं अपने देश में कहूंगा कि जो इसकी जो एडवाइजरीज होती हैं उनको देखा जाए। तो ये बिल्कुल क्लियर जो आज की एक्चुअल पिक्चर है कश्मीर की, उसको बखान किया अमेरिका के जो हमारे एम्बेसडर हैं भारत में। तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई भी बड़ी ज्यादा बात नहीं है। अब इसका जो ओवर रिएक्शन पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने उस ओवर रिएक्शन में इनके लोगों को, हाई कमिश्नर को या उनके रिप्रेजेंटेटिव को तलब किया। क्यों? क्योंकि उससे उस स्टेटमेंट से उनको तकलीफ, और उस स्टेटमेंट का मकसद सिर्फ कश्मीर बात नहीं है। उस स्टेटमेंट की जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थी जिससे पाकिस्तान को तकलीफ है, वो है कश्मीर का विकास, वो है कश्मीर की परिस्थिति, वो है कश्मीर में बड़े बढ़ते चले जा रहे मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IIMs, IITs, AIIMSs एंड मेनी अदर थिंग्स। वो तकलीफ है 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते हुए वंदे भारत से। वो तकलीफ है दुनिया के सबसे ऊंचे वहां पर जो रेलवे ब्रिज बनाए उससे। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि आज जो POJK में हो रहा है, जिसको कि वो उसकी वजह यही है, और उस वजह को अमेरिका के एम्बेसडर ने उसको सर्टिफाई किया है। हालांकि हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है डॉक्टर प्रवीण, ये बिल्कुल क्लियरली हमको पता होना चाहिए। तो ये ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, इस बात को समझना आवश्यक है। और अब चूंकि जिस कश्मीर POJK के रहने वालों को इन्होंने ये कह करके पूरे 60-70 साल बरगलाया कि वहां पर तो ये हो रहा है, वहां ये अत्याचार हो रहा है, वहां फलाना हो रहा है, वहां ठिकाना हो रहा है, आज उसको नजर आ रहा है कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है। कैसे पिछले 2 साल में 7.5 करोड़ सैलानी वहां पर पहुंचा है, कैसे वहां पर लगातार तरक्की हो रही है, लगातार टनल्स बन रहे हैं, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लगातार विकास हो रहा है, वहां पर G20 हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर की टीम रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीत रही है। आप ये तमाम चीजें जो नजर आ रही हैं, तो उनको असलियत का पता लगा है POJK में जी। और वो उनको ये बात पता, डॉक्टर प्रवीण, ये इंपॉर्टेंट है कि उनको सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद बेचा गया। जितने आतंकवादी अड्डे, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स, रिक्रूटिंग सेंटर्स, लॉन्च पैड्स POJK में हैं, उतने कहीं और पाकिस्तान में कुल मिलाकर गॉट इट सर।
सर आपने ये मुद्दा रखा भी है और अच्छा रहा कि इस डिबेट की शुरुआत में आपने बिल्कुल डिटेलिंग में इसके बेसिक्स बता दिए। हालांकि इससे पीड़ित तो पाकिस्तान भी रहा है, पाकिस्तान खुद भी इस बात को स्वीकार करता है, उनके विदेश मंत्री ने स्वीकार किया कि हमें ही खुद आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर इसमें बहुत बड़ी ताकतें हैं जो कहीं पाकिस्तान के साथ भी प्ले करती रही हैं, तो वो भारत के खिलाफ तो करता रहा जो करता रहा, लेकिन वो भी एक विक्टिम बना रहा बड़े बड़े प्लेयर्स का, जैसे चीन और अमेरिका का अभी भी बना। इस पर मैं आपके साथ थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आज हमारे साथ गुप्ता सर भी हैं। गुप्ता सर का रहना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की जो खबर रही वो हमने देखा कि एम्बेसीज में क्या चल रहा है, ये किस तरह की लड़ाई होती है, वो थोड़ा सा समझाएंगे। सर, एक वहाँ पाकिस्तान में पहले बैरिकेडिंग वगैरह हटा दी गई, पता नहीं जैसे ही ये अमेरिकी एम्बेसडर का बयान आता है उसके बाद में, और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक बुलडोजर की कार्यवाही, ये एक सांकेतिक है या हम लोगों ने थोड़ा, मीडिया ने बड़ा चढ़ाकर इसको बता दिया है, या आप जब भी ऐसा होता रहा आपके सर्विस के दौरान तो आप लोग कैसे लेते थे इसको? नमस्कार प्रवीण जी, नमस्कार हमारे को पैनलिस्ट को। देखिए, पहले तो जैसे अनुज जी ने बताया कि ये जो विलय हुआ जम्मू एंड कश्मीर का भारत में, ये पूर्ण रूप से लीगल वे में जो डॉक्यूमेंट साइन किए गए, जो प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर था उसको फॉलो किया गया, और अक्टूबर 47 में महाराजा हरि सिंह ने उसको साइन करके पूरी तरह से विलय किया। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर अमेरिका उसको पब्लिकली एक्सेप्ट करता है तो हमारे लिए खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। अगर वो पब्लिकली एक्सेप्ट करता है, सर्जियो गोर ये अनाउंसमेंट करता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो पहली चीज़ तो ये, अगर वो एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं तो भी इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये एक लीगल प्रोसीजर है जो हमने कंप्लीट किया था वे बैक इन 47। अच्छा, जहाँ पर एम्बेसीज का सवाल है, नेचुरली ये जो अनाउंसमेंट हुआ सर्जियो गोर का, और जो पॉजिटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ देखा गया, वहाँ शांति देखी गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि विदेशी नागरिक और विदेशी डिप्लोमेट्स वहाँ पे सैलानी की तरह से जा रहे हैं और डल लेक के अंदर घूम रहे हैं, जगह जगह वहाँ का डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो नेचुरली पाकिस्तानी जो हैं उनको जलन तो लगी है इससे, तो वो उस जलन की वजह से उन्होंने जो गुस्सा उतारा, वो पहले तो अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाया और फिर हमारी जो एम्बेसी है उसके बाहर जो बैरिकेड्स हैं उनको हटाया। ये एक गुस्से का परिणाम है, ये उनकी स्टेटमेंट है कि वो इस चीज़ से नाराज़ हैं, लेकिन उस नाराज़गी का कोई लीगल बेसिस नहीं है, न कोई उसका सब्सटेंशियल रीजन है, क्योंकि पाकिस्तान में कश्मीर का विलय कभी नहीं हुआ और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा न कभी था न कभी रहेगा। ये बिल्कुल क्लियर है, ये पाकिस्तान में भी क्लियर है। उनकी जो सरकार बनती है वहाँ पे, उसमें भी ये बड़ा क्लियर है कि POJK जो है वो एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो कदम लिया गया वो नेचुरली एक रिएक्शन था। ये रिएक्शन बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जो दिल्ली में अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन अपने हाई कमीशन के बाहर किया हुआ था, उसको हटाना हमारा अधिकार है, हम कभी भी हटा सकते हैं, लेकिन ये एक विंडिक्टिव एफर्ट होना चाहिए। हमें ये दिखाना पड़ता है कि अगर आप ये कर सकते हैं, आप X स्टेप लेते हैं, तो हम भी Y स्टेप या X+2 स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पहले डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करते हैं, किसी कंट्री ने एक किया, उसके एवज में दूसरी कंट्री ने 2 को कर दिया। तो यही स्टेप यहाँ पे लिया गया है और ये बड़ा क्लियर सिग्नल है कि हमारे और पाकिस्तान के रिश्ते। बट सर, अमेरिकी एम्बेसडर के कुछ कहने के बाद भारतीय दूतावास के बाहर से बैरिकेड हटाना, इसको क्या थोड़ा घटना को हमने बड़ा चढ़ाकर ले लिया, या इसके सांकेतिक महत्व आप मानते हैं? नहीं, पाकिस्तान को इसकी जरूरत ही नहीं थी। पाकिस्तान को जलन लगी इसलिए उन्होंने किया, अदरवाइज हमारे अगेंस्ट में स्टेप लेने का क्या मतलब था? अगर उन्होंने स्टेप लेना था तो अमेरिकन एम्बेसडर को उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, वो स्टेप ठीक था उनका, जो भी उचित समझे उन्होंने कर दिया। लेकिन इंडिया का उसमें कहाँ रोल आता है? इंडिया के अगेंस्ट में स्टेप लेना मतलब वो एक ईर्ष्या और जलन। गॉट इट सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। उन्होंने फिर ये भी देखा कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ के,
उन्होंने बड़ी शालीनता से उन्होंने कहा कि हमारे जो आपसी मुद्दे हैं हम दिल्ली से उठाएंगे। उनको तो हम सैलानी के रूप में कश्मीर दिखाते हैं, समझाते हैं कि यहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक बहुत अच्छा स्टेप उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी लिया गया और उससे भी पाकिस्तान को बहुत परेशानी हुई होगी। जी सुहेल भाई, पीओके में क्या चल रहा है ये तो आप बताओगे ही बताओगे, लेकिन एक बात ये भी है कि पाकिस्तान की आम आवाम भी सोचती होगी कि क्या चल रहा है, हमारा क्या लेना देना, कहाँ बैरी, ये करने वाले करते रहते हैं, हमको उलझा देते हैं और आपसी वैमनस्य पैदा हो जाता है। खैर, एक मैसेजिंग की जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बहुत सी, क्योंकि आप ही हैं जो इस मंच पर बार बार कहते रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला, कुछ बड़ा, मैं इंतजार भी कर रहा हूँ कब होगा, क्या बड़ा होने वाला है। तो क्या ये बयान आना, ये एम्बेसीज में जो कुछ होना, ये भले ही सांकेतिक घटनाएं हों, छोटी घटनाएं हों, ये कुछ संकेत करती हैं? जी प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। देखिए, पहले तो मैं आपको खुशी का इजहार कर रहा हूँ कि खुशी इसलिए क्योंकि आप देख रहे होंगे आसिफ मुनीर से लेके शहबाज शरीफ तक, वो पिछले कई टाइम से आप देखेंगे ट्रंप के इर्द गिर्द घूम रहे और यूएस का एम्बेसडर आके बोल रहा है जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है वो लोग की? ये बहुत बड़ी बेइज्जती है वो लोग के लिए कि जम्मू एंड कश्मीर, और मैं तो इसके लिए खुश हूँ क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक हिस्सा है, वो रहेगा, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात पता है एक्चुअली हम लोग को, जो जैसे जनरल साहब ने कहा ये एक्चुअली पता है आपको 1947 24 अक्टूबर 1947 को जो हुआ था, जिस टाइम कबायलों का अटैक हुआ था, हमने तो मतलब हम तो थे नहीं उस टाइम, लेकिन हमने सुना है। एंड इसमें शायद दो लोगों का नाम मेरे ख्याल से लेना बहुत जरूरी है, जिसमें एक थे मकबूल शेरवानी, जिनको आप भूल नहीं सकते, जिनने पूरे कश्मीर को उस टाइम जो कश्मीर को उन्होंने बचाया था, मकबूल शेरवानी, जिनकी मतलब जान भी लगी जब कबायलियों ने अटैक किया था, जिस टाइम कब्जा किया गया था। एंड इसमें एक और अफसर थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जनरल साहब अच्छे से पता होगा इनको, जो बाद में उरी सेक्टर के रामपुर सेक्टर में इसी ब्रिगेडियर, जिनका मतलब जिनको कहा जाता है आज की डेट में जिनने कश्मीर को मतलब उस टाइम बचाया था। तो आप कैसे भूल सकते हो, जिस बंदे ने कश्मीर उस टाइम बचाया, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह सर थे, तो इन्होंने कश्मीर को उस टाइम बचाया था। और ये क्लियर कट बात है, देखिए आजाद कश्मीर हमें कहा गया, हम आजाद है नहीं, ठीक है, हम आजाद कश्मीर के तौर पे खाली आजाद है ना, मैं कहूँ पाकिस्तान वाला कब्जे का कश्मीर है आज हमारा, जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। और अगर ये जम्मू कश्मीर, पर आप भी तो हमेशा आजाद कश्मीर कहते रहे हैं, ये पीओके तो हम देखिए मैं आजाद कश्मीर ही कहूंगा ना, क्योंकि हमें कहा गया ये आजाद कश्मीर है, आप लोग आजाद हो, लेकिन मैं ही नहीं ना आजाद। मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, हमें आजाद कश्मीर का नाम दिया गया, लेकिन हम आजाद नहीं है, हम पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर वाले। मतलब कहा तो गया हमें आजाद कश्मीर, लेकिन आजाद कश्मीर के नाम पे खाली नाम के लिए दिया नहीं गया वो चीज, हमें जो हमें आजाद कश्मीर को देना था वो दिया नहीं गया कभी, क्योंकि ये चीजें क्लियर कट है। आप देखिए, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ये चीज कि ये चीज होनी है। और आप देखिए यहाँ पे इलेक्शंस हुए आजाद कश्मीर में, वोट डालने कोई गया नहीं, फिर भी यह पार्टी इलेक्शन जीत गई, कैसे? मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं ना जो आप देख रहे हैं, क्योंकि जिनको उनको बुलाना था, ये तो इनका प्री प्लान था, हमें इसको जिताना है, किसको जिताना है। वो तो कह रहे हैं 40% वोटिंग हुई है और आप कह रहे हैं वोट डालने। बोलने की बात होती, प्रवीण जी क्या बात कर रहे हैं आप, बोलने की बात है 40% वोट, लोग प्रोटेस्ट में लोग मर रहे हैं, क्या वोट डालने गए? ये कहने की बात है, एक बोलने की बात होती है, सब वोट डालेंगे, जो बेचारे लोग मारे गए उनका क्या, कौन गया वोट डालने? अब देखिए आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, कोई नहीं गया। मैं आपको आज भी हमारे मंच पे आज अनाउंस हुआ कि हमने वोट डाले नहीं है, तो जीता कैसे पार्टी ने? 40% वोट किसने डाले दिखाइए आप, वीडियो फुटेज दिखाइए किसने वोट डाले, 40% लोग कौन है जिनने वोट डाले, दिखाइए आप। अरे अभी पाकिस्तान कह देगा आप तो कहीं भी बैठ के कुछ भी बोल देते हैं, आप है का, आप पीओके में है भी कि नहीं है, सारी बातें ठीक है ना। मैं क्या डरता हूँ? मैं थोड़ी डरता हूँ किसी से, जो करना है कीजिए ना, हम क्या डरते हैं? हमने बहुत कुर्बानियां दी आज तक इनके लिए, ठीक है। हमारी फैमिली ने ना 88 से कुर्बानी दे रहे हैं यहाँ पे, हम लोग कब से 47 से बने, हमने इनको हमेशा, आजाद कश्मीर ने पाकिस्तान को बचाया, आज तक बचाते आए हैं, नहीं तो कब का इनको हिंदुस्तान घर में घुस के मार, हम लोग आगे लगे तभी भी। ये मैं आपको आज कह रहा हूँ, ऑन टीवी कह रहा हूँ, अगर आजाद कश्मीर बीच में नहीं होता ना, कब का खत्म हो गई होती कहानी। ये सच्चाई है, यही, ये कोई बताएगा नहीं, लेकिन ये सच्चाई यही है। देखिए ये क्लियर कट बात है, हमने जो हक, हमारे जो हक है ना वो तो देते नहीं है। आजाद कश्मीर को तो कह दिया इन्होंने, आजाद कश्मीर का मसला कितने टाइम से ही है। मैं आपको मतलब हमारा जो है ना, मैं आजाद कश्मीर मुद्दे पे बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर का जो मसला वो सियासी नहीं है भाई, वो लोगों की बात तो सुनो,
तुम लोगों का क्या, लोगों की जो चीजें वो दे रहे हो तुम दर्शक उसे। ठीक है, मैं सुहेल भाई और बात करूंगा आपसे, आउन भाई भी हैं तो उनको भी जरा शामिल कर लें। जनरल माथुर और गुप्ता सर, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक जो सुहेल साहब हैं, इनका एक स्टैंड रहा, ये इन्होंने कभी भी भारत के लिए ऐसा नहीं बोला कि हम भारत के साथ आ रहे हैं या ये आ रहे हैं, जबकि हम तो जानते भी हैं, मानते भी हैं कि हमारा ही अभिन्न हिस्सा है, लेकिन ये अभी तक भी आज़ादी के उसमें रहते थे, लेकिन अब बहुत त्रस्त हो गए। तो आज इनका एक अलग रूप और रुख देख रहा हूँ। आउन शेराजी, आपने सभी को सुना है, मैं एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं चाहता था सारी बातें आ जाएं, तो मेरे मेजर 2 पॉइंट आपके सामने यही है कि एक तो बैरिकेटिंग हटाने की आज क्या ज़रूरत रही, इस तरह की क्यों इस तरह का संकेत दिया जा रहा है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि माहौल ठीक रहे दोनों देशों के बीच में, और दूसरा हम देखते हैं कि इस तरह के संकेत होते हैं। फिर भारत को भी जवाब में, जैसे गुप्ता सर ने कहा कि एक्स किया है तो वाई या एक्स प्लस जो भी है वो स्टेप उठाना पड़ता है, मजबूरी होती है। और दूसरा, अमेरिकी एम्बेसडर कुछ कहते हैं तो अमेरिकी एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करिए, अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन करिए। देखिए प्रवीण साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक 18वें 19वें ग्रेड के अफसर का, सरकारी अफसर के एक बयान से पूरे भारत में ये जो आप ये कह रहे हैं कि घुंघरू तोड़े जा रहे हैं, मेरे ख्याल में कुछ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी बयान दिए और कुछ मोदी साहब के बारे में भी कहा था, मेरे ख्याल में उसमें आपने प्रोग्राम नहीं किया। तो ये होते रहते हैं, इस तरह की बातें चलती रहती है। हमने जो यहाँ पे US की नाज़मुल अमूर है उनको डिमांड किया है, उनको तलब किया है, और इन छोटे मोटे बयानात से, इन एक आध विजिट से कश्मीर का जो मुद्दा है, जो खुद हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन में लेके गया था, आपके साबिक वज़ीर जवाहरलाल नेहरू साहब लेके गए थे, और उस अक़वाम मुत्तहिदा की कई करारदादें मौजूद हैं कि कश्मीर का मामला कश्मीरी अपने वोट के तहत हक़ खुद इरादियत के तहत हल करेंगे, वो वहीं पे स्टैंड स्टिल कर रहा है। आप ये जो छोटे मोटे इस तरह के, वो क्या कह रहा है, डूबते को तिनके का सहारा, जो आप ये तिनके का सहारा लेने की कोशिश करें, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, अब बात है दूसरी जानब, जो यहाँ पे बात हो रही थी मजबूरी तौर से। पहले तो आपको मुबारक के सुहेल साहब को आपने बिठा के कम से कम थोड़ा सा उनका मौक़िफ़ तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके प्रोग्रामों में, कई प्रोग्रामों में शामिल रहा, और मैंने आपको यही कहा कि वो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, वो कहते हैं हम आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, तो आप POK उससे बात करते हैं। अब दूसरी बात, कंट्राडिक्शन वाली जो बात कर रही है, आपके नाज़रीन और सामीन भी, नाज़रीन देख रहे हैं, सामीन सुन रहे हैं कि एक तरफ जनरल साहब कहते हैं कि इंडियन आर्मी का ताल्लुक नहीं था, सुहेल साहब कहते हैं कि फलाना ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने जनाब क्या कमाल काम कर दिया जब ये कश्मीर का मुद्दा 24 अक्टूबर लेटर ऑन आगे यार चला। मैं कह नहीं रहा हूँ, ये आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख लो, ये नहीं मैं दिखा भी देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ अरुण भाई, ये देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट कीजिए, मैं आपको दिखा भी दूंगा। नहीं मैं दिखा भी दूंगा आपको, ले लो, देख लो, ये है ब्रिगेडियर साहब जिनके फोटो दिखा देता हूँ, देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ, ठीक है, और आप देखिए आप मेरी बात सुनिए अरुण भाई, मेरा बिल्कुल आप सुनिए मेरी बात। एक मिनट आपस में जी, ये कौन है महाराजा हरि सिंह, फिर भी कहूँगा जम्मू कश्मीर। मैं आ रहा हूँ जनरल साहब, इन दोनों को शांत करा दूं, फिर आपका पॉइंट लेता हूं मैं। जी जनरल साहब, कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? रुक जाइए एक मिनट, ये झगड़ा करके तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, और लड़ाई तो चली रही, इतने सालों से चल रही है, हम भी यहाँ लड़के क्या कर लेंगे? हम बता रहे हैं झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं, भाई तो हमेशा आपकी बात हम थोड़ी झगड़ा। एक मिनट देखो जनरल साहब, एक कोई फैक्चुअल बात बता रहे हैं, वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में आउन भाई आप ही कंटिन्यू करिएगा। आउन भाई सुन लीजिए। एक चीज बिल्कुल सीधे से क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि ये बात इनको पता होनी चाहिए, इतिहास का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है डॉक्टर प्रवीण। और उन्होंने 2 नाम लिए सुहेल भाई ने, एक नाम उसमें और ऐड करूंगा, उसका नाम था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। Yes. और ये जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह हैं और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान हैं, ये जम्मू कश्मीर की स्टेट फोर्सेस के हिस्सा थे। एक बार फिर वो दोहरा देता हूं, जिन लोगों को सुनाई कम देता है उनके लिए, कि ये लोग जम्मू कश्मीर की जो स्टेट फोर्स थी उसका हिस्सा थे, ये इंडियन आर्मी का हिस्सा नहीं थे। ये ज्ञान आप बढ़ा लीजिए अपना, और आपको सब पता पड़ जाएगा। इंडियन आर्मी वहां 27 अक्टूबर को 1947 में पहुंची है, विलय होने के बाद। ये हमारे उस समय के लीडर्स की महानता थी कि उन्होंने इंटरवीन नहीं किया उस समय तक, जब तक कि फॉर्मली जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन गया। ये भी मालूम होना चाहिए।
जम्मू कश्मीर भारत में विलय हुआ, जो कंडीशंस रखी थी ब्रिटिश उस समय की सरकार ने, जिसने कि पाकिस्तान को पैदा किया, उस कंडीशन के मुताबिक, एग्जैक्टली उस कंडीशन के मुताबिक हुआ। और फिर मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं, जो बार बार आप यूएन रेजोल्यूशन की बात करते हैं, उस यूएन रेजोल्यूशन की पहली जो धारा है उसमें लिखा हुआ है कि हर एक पाकिस्तानी, नॉट ओनली आर्मी, हर एक पाकिस्तानी जो कि जम्मू कश्मीर की सीमा पार करके घुसा था वो वापस जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इंडियन फोर्सेस वहां पर मौजूद रहेंगी लिमिटेड नंबर में। तीसरी बात, किसी भी तरीके से वहां पर डेमोग्राफिक चेंज नहीं। एक मिनट प्लीज, प्लीज, आपके मैं हिस्ट्री की नॉलेज बढ़ा रहा हूं, एक सेकंड प्लीज, प्लीज, आप बात सुन लीजिए। नहीं, उन्होंने फैक्ट करेक्ट करने के लिए आपकी और सोहेल भाई की आपस में बात चल रही थी, तब जनरल साहब ने कहा कि एक बात कहना चाहता हूं, सुन लीजिए। अरुण भाई आ रहे हैं, समय है हमारे पास, आपको सुनेंगे, इत्मीनान से सुनेंगे, घबराइए मत, आप सुनेंगे। बोलने ही नहीं देना। अरे बोलने देंगे, आपको क्यों नहीं बोलने देंगे? आपको क्यों नहीं बोलने देंगे? जब ये बोल रहे थे कोई एक शब्द बीच में नहीं बोला, और बीच में बोलने से जो डिबेट का वो असर खत्म हो जाता है। आपने फैक्चुअल एक बात करनी थी, आप फिर लेक्चर जानना शुरू हो गए। आप तमीज से बात करिए प्लीज, आप तमीज से बात करिए। आपको मालूम होना चाहिए किससे बात कर रहे हैं। मौका दीजिए। आपको ज्ञान नहीं है इतिहास का, फिर जब मैं बता रहा हूँ आप सुनने को तैयार नहीं है। बात सुने, मेरी बात सुने। ये जो रीड बख्शी जो साशे पैक में आप बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये मेहरबानी करें ना करें। आप जनरल माथूर रहे, मेरी बात मुकम्मल होने दें, उसके बाद जो आपने बात करनी है वो कर लें। अब अगर जेडी बख्शी वाला स्टाइल आपने अपनाना तो बिस्मिल्लाह, आप वो अपना ले, उसका जवाब उसी अंदाज में देंगे जिस तरह जेडी बख्शी को देते हैं। तो मेरे ख्याल में आप उसको छोड़े, आप जिस अंदाज में बात कर रहे हैं ना कि जी आपको ये नहीं है, आपको वो नहीं है, ये यहाँ पे हर बंदा अपनी बात रख रहा है, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आप अपनी बात रखें। ये अब ये लेक्चर नहीं है क्या अरुण भाई? मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ कि आप काम की बात बोले, अपना पॉइंट रखें ना आप, ये भी तो लेक्चर ही है। आगे उस पर डिपेंड करता है वो क्या फैसला करेंगे। आप ये मत कहें कि जनाब आपको पता नहीं है, और फिर वही बात, आप तो पर्सनल पे अटक के रह गए, आप पर्सनल पे अटक के रह गए। आपने अपनी बात बोलिए ना, समय इससे खराब होता है। अरुण भाई बोलिए ना अपनी बात ये कह रहा हूँ कि ये जो भारत में ये जो शादियाने बजाए जा रहे हैं, एक छोटे से ग्रेड के अफसर ने यूएस के एक बात कह, ठीक है, और आप ये समझ रहे हैं कि जैसे आपने कश्मीर का। अच्छा, ये जब आप कह रहे थे तब भी मेरे मन में आया कि वो लोग जो पीओके के लोग हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी छोटे मोटे ही लोग होंगे, कुछ एक छोटा मोटा गुट होगा। सर, जो 1990 से लेके अभी तक आपने 1.5 लाख कश्मीरियों को शहीद किया है, क्या वो भी छोटे मोटे? प्रभु, अभी क्या, अभी जो चल रहा है उसकी बात करें ना। फिर इतिहास पे तो अभी जनरल साहब जैसे इतिहास समझाएंगे, आप बोलेंगे नहीं इनका इतिहास नहीं सुनना, हमको गाल बजा रहे हैं, आप ये बोल देंगे। आपकी भाषा भी ऐसी होती है कि सुनते ना बने, फिर भी हम सुन रहे हैं। मैं कश्मीर की 1990 से बात अगर शुरू, मैं ये कह रहा हूं, जैसे आपने कहा एक छोटे मोटे अधिकारी ने, अमेरिका का एम्बेसडर, उसी पर रिएक्शन करते हुए बैरिकेड हटा दिए, वहां प्रदर्शन हो रहा है। भाई ये पहले पाकिस्तान में क्यों नहीं समझाया कि ये तो छोटा मोटा अधिकारी प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? के 190 मुल्कों में अमेरिकी एम्बेसडर है, उधर ईरान ने जो है। मेरे प्यारे अरुण भाई, मेरे प्रिय भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान ने क्यों नहीं समझा कि ये तो छोटा मोटा अधिकारी क्या प्रदर्शन करना है इस पर, इसके बयान पर। कौंसल जनरल ईरान के, उसने कहा कि अमेरिका के हिस्सा हमारा हो गया, उसने क्या अमेरिका? अरे मैं आप ही की बात कह रहा हूं, मैं तो समर्थन कर रहा हूं आपकी बात का। आप जो कह रहे हैं उसका समर्थन कर रहा हूं मैं सही कह, ठीक कह रहे हैं आप कि किसी एम्बेसडर के कहने से नहीं होता कुछ, लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं समझ में आया, वहां प्रदर्शन क्यों हो गया इस बात पे? आपको बताता हूं ना, क्योंकि ये बदला हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के जो असूली मौक़िफ़ है उस पर कोई बात करेगा? हाँ, मतलब चोट तो लगी, छोटे मोटे आदमी से भी चोट लग गई उसूलों पे। देखिए बात सुने, ये चोट ना, आप अपनी बात में खुद ही गोल गोल घूम के फंस जाते हैं क्या अरुण भाई? आप भी आप इतनी प्यारी बातें करते हो, आप खुद ही गोल गोल घूम रहे हो उसमें। अरुण भाई, आई रेस्पेक्ट योर लॉट यार, मुझे पता बहुत अच्छे इंसान यार, पता है कभी कभार सच बोल देना चाहिए, है ना? ठीक है, गुप्ता सर कुछ कहना चाह रहे, देखो धैर्य पूर्वक सारी बातें सुनते रहे सबकी, सच बोल देना चाहिए गुप्ता यार मेरे भाई। ठीक है सोहेल भाई मैं आता हूं। देखो गुप्ता सर एक बहुत सीनियर पोजीशन पर रहे हैं, वो ये जो संबंध होते हैं, और एक सबसे बड़ी बात, एक छोटे मोटे आदमी ने कह दिया उस पर तो वही टिप्पणी करेंगे सर। एक एम्बेसडर का, एक राजनयिक का कुछ कहना, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्या वो अपने
जो सीनियर्स होते हैं उनकी जानकारी के बिना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है कभी? प्रवीण जी खाली एक रिक्वेस्ट है, मैंने आपको ऐसा पिक है, भेजी है, देखिए, बढ़िया। मैं आऊंगा सुहेल भाई, सुहेल भाई आऊंगा मैं पक्का। आप अपना पॉइंट रखिएगा, गुप्ता सर की बात पूरी हो जाए। हाँ, तो अवन भाई ऐसा है कि अगर ये छोटा मोटा आदमी है और उसने कुछ कह दिया तो पाकिस्तान सरकार को इतना जबरदस्त ऑफेंसिव लेने की क्या जरूरत थी? वो अमेरिकन एम्बेसडर को बुला रहे हैं, प्रोटेस्ट नोट दे रहे हैं, भारत की एम्बेसी के अगेंस्ट में वो उठा रहे हैं, प्रेस स्टेटमेंट इश्यू कर रहे हैं। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर कोई छोटा मोटा आदमी कहता है तो उसको इग्नोर कर देते। ये आप ही ने तो उसका एक बहुत बड़ा हौवा बोलते हैं उसको, हाँ बिल्कुल हौवा बनाया उसको, क्योंकि वो छोटा मोटा आदमी नहीं है। वो एक राष्ट्रपति का नियुक्त किया हुआ उसका आधिकारिक रिप्रेजेंटेटिव होता है एम्बेसडर। और जो सर्जियो गोर हैं वो तो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी आदमी हैं। और वैसे कोई भी एम्बेसडर जो होता है उसको एक क्रेडेंशियल दिया जाता है कि वो उस देश के राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहां कार्य करेगा और जो भी वो कहेगा वो राष्ट्र के राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बोलेगा। तो इसको आप छोटा मोटा नहीं कह सकते, ये एक पूरा ऑथेंटिक स्टेटमेंट होता है और ये पूरी पॉलिसी का हिस्सा है। ये प्रॉब्लम तब आती है जब पाकिस्तान हर जगह डबल गेम खेलना शुरू करता है। अब एक तरफ तो आप ईरान को महीनों खुश करने के लिए उनको लैंड रूट दे देते हैं, दूसरी तरफ आप मीडिएशन करते हैं, फिर सऊदी अरेबिया में आप फौजें भेजते हैं। तो ये डबल ट्रिपल जब क्रॉस आप करते हैं तो अमेरिकन आपसे नाराज हो जाते हैं। तो अमेरिकन सब बड़े नाराज हो रखे हैं, आपको बिल्कुल अलग से कर दिया सेपरेटली, आपका मीडिएशन रोल भी खत्म कर दिया। पिछले आप देखोगे 2-3 सप्ताह में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि आपने फिर उनको डबल क्रॉस करने की कोशिश की है। तो ये चीज़ें जो पाकिस्तान करता रहा है हमेशा से, उसको थोड़ा सुधारना चाहिए। एक क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की बननी चाहिए, उस क्रेडिबिलिटी से फिर आप आगे देश को ले जा सकते हैं। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की इमेज है वो 2-3 चीज़ों पे है। एक तो आतंकवादियों को समर्थन देना, दूसरा झूठ बोलना और तीसरा डबल ट्रिपल क्रॉस करना। ये 3-4 चीज़ें एक कैरेक्टर बन गया है पाकिस्तानी लीडरशिप का। उसको थोड़ा सोचना चाहिए, उसको बदलना चाहिए, मेरा यही कहना है। और पीओके में भी तो अभी आप जान ही रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त विद्रोह हो रहा है। वो तो खुद ही चाहते हैं कि हम JNK का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि भारत में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको देख के उनके लोग बड़े जी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और गुप्ता सर, जब मैं तो एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट भी रहा, तो मेरे मन में तो कभी कभी ऐसे ही कुछ ख्यालात आते हैं कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, हम सुनते थे। लेकिन आप देखिए, पाकिस्तान वो म्यान है जहां पर चीन और अमेरिका दोनों घुसने के प्रयास करते रहते हैं। दोनों तलवारें एक ही म्यान में जाना चाहती हैं अपने अपने मतलब से। लेकिन अमेरिका का मतलब ईरान तक था, ईरान वाले मामले को सुलटाना चाहते हैं, अब इनकी बहुत ज़रूरत नहीं रह गई, ये भी जानते हैं। और ये भी वो कभी खनिज लेकर पहुंच जाते हैं, कभी कुछ और तोहफा लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे बात बनती नहीं है, क्योंकि ये सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ पाकिस्तान जैसे मुल्कों का भी इस्तेमाल करती हैं, भारत का भी करना चाहती हैं, बांग्लादेश का भी किया गया, श्रीलंका का भी किया गया है, लेकिन वहाँ की आवाम पिसती है। और फिर आसिफ साहब जैसे लोग हैं, नेता हैं, बड़े नेता हैं पाकिस्तान के, वो तक कहते हैं कि अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल किया है, इतने समय तक किया है, उसके बावजूद अमेरिका हमारे साथ है का वो गाल बजाना है। तो आउन भाई ने अच्छा शब्द दे दिया, आज गाल बजाते रहते हैं उसका। सुहेल भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आउन शेराजी अपनी बात रखना चाहेंगे। एक्चुअल में पता है आपको, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो कश्मीर है ना, जम्मू एंड कश्मीर, ये एक्चुअल अगर देखेंगे कुछ हिस्सा चाइना के पास पड़ा है, ठीक है, कुछ हमने पाकिस्तान में कब्जा किया, अभी हिंदुस्तान के पास जो हिस्सा, ये पता ये अगर एक होता ना आज में, आप मेरी बात मानिए, यूनाइटेड किंगडम को भी पीछे छोड़ देता ही। इसलिए मुझे लग रहा है अब वक्त आ गया है कि ये एक होना चाहिए, इसका बिल्कुल वक्त आ चुका है। अब स्टैंड देना पड़ेगा हिंदुस्तान को, क्योंकि देखिए जम्मू एंड कश्मीर एक ही पार्ट है। क्योंकि हिस्ट्री अगर देखिए, उन भाई आपको बुरा भी लग सकता है, मैं क्लियर बता, अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, हिस्ट्री उठा के देखिए आप पूरी, जम्मू एंड कश्मीर एक था, एक ही है, एक रहेगा, बंटवारा हो चुका कुछ
पाकिस्तान ने कब्जा किया, कुछ चाइना ने वहां से कब्जा किया, लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर एक ही पार्ट है और ये पार्ट हिंदुस्तान का है। ये आप कबूल कीजिए, यहाँ पे पार्ट हिंदुस्तान का है। और मैं आज यहाँ पे कहता हूँ, अगर आज मुझसे कहा जाए, मैं कहूँ भाई हम आज, क्योंकि हम पिछले 62 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। कौन सुन रहा है बताइए आप, आपको ही पता हो भाई, कोई सुन रहा है यहाँ पे हमारी आवाज? कोई नहीं सुन रहा। आवाज दबाई जा रही, गोलियां मारी जा रही है, कौन सुन रहा है आवाज यहाँ पे? आज भी प्रोटेस्ट चालू है। इलेक्शन हो गए, बिल्कुल फेल इलेक्शन, फिर भी बोला भाई पार्टी ने जीत लिया, 40% वोटिंग। आप भी खुद पत्रकार हो, हुए क्या 40% वोटिंग कहीं से? बताइए आप, सब फेक दिखाया गया है। तो ये गुट गुट के मरने से अच्छा है ना हम हिंदुस्तान के साथ जाए, वहां पे डेवलपमेंट पीस के साथ रहे। आज कश्मीर में है, आज कश्मीर में आपको खुद पता है, जो हिंदुस्तान के साथ पार्ट है, वो कश्मीर में आज कितना डेवलपमेंट हो रहा है। वहां पे ट्रेनें चल रही है, रोड्स अच्छे अच्छे बने, अच्छे कॉलेज बने, बच्चे वहां पे है, आज बदल रहा है वो कश्मीर, बदल रहा है। आप बात करनी पड़ती, क्योंकि आज से अगर आप 10 साल पहले देखेंगे वो कश्मीर को, बहुत डिफरेंट था, और आज अगर वो कश्मीर को देखेगा बहुत डिफरेंट है। इसलिए मेरा भी मन करता कि मैं जाऊं भाई, मैं सीधा कह रहा हूं आपको। आप तो कश्मीर की बात कर रहे हैं, मुझे तो, मैं सच बता रहा हूं, ये कई बार कहते हैं कि आप काहे के लिए पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान की कई बार चिंता होती है, और पड़ोसी पड़ोसी है, भाई भाई होता है, बांग्लादेश की भी चिंता होती है, और जेन्युइनली होती है। मैं बहुत दिल से ये बात कह रहा हूं। पाकिस्तान में सुख शांति समृद्धि, पाकिस्तान में शांति और समृद्धि रहेगी, तभी भारत जो है उसको भी सुकून मिलेगा। और ये तो मिलजुल का, ये तो ये हम बातें कई बार कहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वहां पर पंजाब बनाम रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, जिसमें बलूचिस्तान, केपीके, आपका पीओके का तो चल ही रहा है, खैर वो मसला छोड़ दीजिए, लेकिन अगर पाकिस्तान की आंतरिक सियासत की भी बात करें तो सिंध से लेकर केपीके से लेकर बलूचिस्तान से लेकर सब जगह से घिरा हुआ है। वहाँ की आंतरिक राजनीति में इमरान खान से लेकर अन्य राजनीतिक दलों से लेकर वो एक अलग ही खिचड़ी दिखाई देती है। सेना के शासन से लेकर, सेना के भय से लेकर, ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो चिंता पैदा करती हैं। आउन भाई, इस सब के बीच में आप एक ऐसे मसले पर लगे रहते हैं जिससे सिर्फ सेंटिमेंट्स को हाई कर दिया जाए, क्योंकि ये सेंटिमेंट्स बहुत समय से पनपाए गए हैं भारत के खिलाफ, जो कि होना नहीं चाहिए, और ऐसा ही भारत में भी नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, ये भी मैं पहले कह देता हूं, लेकिन पाकिस्तान में भी ये नहीं होना चाहिए। प्रवीण, आपने बड़ी अच्छी बात की है, और मैं आपकी बात बड़ा मुतासर हुआ, और इंटेलेक्चुअल्स को ऐसी बात करनी चाहिए, साथियों को ऐसी बात करनी चाहिए। हमें जो एम्बेसडर हमारे बैठे हैं, हमें एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए। जो कम से कम एक वो पॉइंट है जहां पे हम इकट्ठे हो सकते हैं, वहां पे होना चाहिए। लेकिन आप मजबूरी तौर पे देखें ना, माहौल क्या है पाकिस्तान में। अगर आपको मैं बताऊं पाकिस्तान में माहौल क्या है, लोग क्या कहते हैं कि जी गवादर को तबाह करने की कोशिश के पीछे इंडिया है, कलभूषण यादव भेजते हैं। मैं आपको वो एक सेंटीमेंट पूरा ओवरऑल बताता हूँ ना। फिर डिसइंफो लैब चलती है, गवादर के हवाले से कोई नहीं भी वहां पे दहशतगर्दी का वाक़या होता, वो जनाब उन वेबसाइट पे पुरानी वीडियोज, फेक वीडियोस लगा के, जनाब फेक तस्वीरें लगा के वो कहा जाता है जी गवादर तो महफूज अरे नहीं है। अरुण भाई आप सही अरुण भाई थोड़ा एक मिनट मेरी बात सुनिए यहाँ पे अरुण भाई। तमाम चीजों को ना हमने मजबूरी तौर पे देखना होगा कि किस अंदाज में हम इनको हैंडल कर सकते हैं। आपने कुलभूषण यादव की बात की, मैं यहाँ पे थोड़ा चले, इंडिया ने कुलभूषण यादव भेजा, पाकिस्तान ने आज 10,000 भेजे इंडिया में। बात कर लो या तू एक मिनट, वो कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप, पूछिए। हम हमेशा कहते हैं कुलभूषण यादव का आपने भेजा, या ऐसे तो पाकिस्तान ने तो हजारों हिंदुस्तान में भेजे, फिर उसका क्या? आप देखिए, आप मुझे बात करने देना सहेल, या एंकर बन जाए या डॉक्टर साहब को एंकरिंग कर ले। आप सुन लो। नहीं, मैंने वहीं पे आपको मैंने बोला कि हमें वो भी देखना चाहिए ना अपने गिरेबान में जाग के कि हम क्या है। अब हम जब तक अपने गिरेबान में जाग के नहीं देखे तो हम दूसरे पे क्यों दोष दें? तो सुन लो, तुम जानबूझ के इंटरप्ट करते हो, तुम मेरी बात मुकम्मल नहीं होती। मैं जैसे आप सुन लो कुलभूषण यादव का। अरे आप ऐसी बात करते हैं यार, बात क्या, आप कहाँ जा रहे हो? बात तो करो, वो वाली जो बात है। एक मिनट, बात बिखर जाएगी, बोलिए। कुलभूषण यादव कौन था? कुलभूषण यादव रहा का यार, फिर कुलभूषण यादव ये बताए पाकिस्तान से कौन था जो है वो भारत ने गिरफ्तार किया है? उसकी माँ और बीवी जब मिलने आई थी तो मैं नहीं, फिर आप भी तो अटक गए ना अरुण भाई, यही तो मामला। अभी आपने इतनी अच्छी बात कही कि हमें इंटेलेक्चुअल वाली बात करनी चाहिए, फिर आप ले दे के वहीं पर आ गए तो मामला लंबा खिंच जाएगा फिर पूरा। सीधी सी बात ये, मैं आपको बताता हूं आपके सवाल का, आपने एक जेन्युइन बात कही शुरुआत में, मैं उसकी जवाब देता हूं आपको। भारत बातचीत से भारत ने कभी इनकार नहीं किया, बहुत प्रयास किए हैं, सिर्फ एक मांग, एक छोटी सी मांग,
आतंकवाद को अपने यहाँ मत पनपने दो, आतंकियों को अपने यहाँ पनाह मत दो, आतंक के पनाह गाहों को ख़त्म कर दो। जो भी वहाँ पर मौलाना लोगों के दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको उन पर काबू करो। यही तो मांगे करी। भारत ने ऐसा क्या मांग लिया? वो कह रहा है हमको जख्म मत दो। ये तो किसी की जेन्युइन मांग है कि मुझे मत छेड़ो। मैं तो आपके प्रवीण जी, मैं तो आपके माध्यम से बोल रहा अभी भी आसिफ मुनीर सरकार में बैठे, जितने आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हिंदुस्तान के हवाले कर दो, हिंदुस्तान से बातचीत के मसले से हल निकालो ना। वो तो हिम्मत हो नहीं पा रही है ना। हमारे यहाँ जो आतंकवादी पल रहे, जो हमने रखे हैं, मतलब यहाँ संभाल के रखा है आपने आतंकवादी को, सुन लेते ना उनका जवाब। तो जवाब सुनिए सुहेल भाई। कोई बात गलत लगे तो उसमें बोला जाता है कई बार। देखो मैं आपको बता देता हूं, मैं एक मिनट रुकिएगा सुहेल भाई एक मिनट। मैं देखो एक बात बता देता हूं अउन भाई, ये होता है, एक मिनट ये होता है कि जब पाकिस्तानी पत्रकार बोलते हैं तो बीच में बात आती है, उसको मैं जस्टिफाई कर देता हूं। पहले एज एन एंकर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जनरल माथुर बोलेंगे या गुप्ता सर बोलेंगे तो हम पूरा सुनते हैं उस बात को। लेकिन आपकी बात, आप ये ध्यान रखिए कि भारतीय दर्शकों के बीच में आप कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसी बातें रख रहे हैं। पहले तो हम चाहते हैं कि उस पहलू को जाने, हम पाकिस्तानी पत्रकारिता वाले। भारत में तो ये बातें होती हो सकता है कई जगहों पर और ज़्यादा होती हों, लेकिन कोई भी ऐसा फैक्ट आएगा जो भारतीय दर्शकों के लिहाज से, भारत के लिहाज से, हमारी संवैधानिक मान्यताओं के लिहाज से गड़बड़ होगा तो उस पर बीच में इंटरप्ट करना जरूरी। जनरल माथुर चुप नहीं रहेंगे। आप जब भी कुछ आर्मी के बारे में बोलेंगे, वो रह ही नहीं सकते ना, ये उनका धर्म नहीं है, आप समझिए इस बात को। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सा बोलते वक्त ऐसी बातों का, आपने कहा इंटेलेक्चुअल बात, तो आप करिए ना, मैं तो सुनने को तैयार हूं। मैं तो, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना। इस तरह बात करते हैं सर, पाकिस्तान में कोई बंदा दहशतगर्दी के हाथ में नहीं है। पाकिस्तान में 1.5 लाख लोग दहशतगर्दी के खिलाफ जाने कुर्बान कर चुके हैं। पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से अफेक्टेड बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पाकिस्तान नहीं है ना, तो मैं कह रहा हूँ, आप इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जितने भी मोस्ट वांटेड आतंकवादी इस वक्त हैं हिंदुस्तान ने, जिनको बोला कि ये इन्होंने, नाम बताओ ना आप। वो कह रहे कोई नहीं है, आप नाम बताओ। जैसे मौलाना मसूद अजहर है, सईद सलाउद्दीन है, दाऊद इब्राहिम है, जिनको पाकिस्तान ने इसमें पाल रखा है। वहां पे बड़े बड़े मोस्ट वांटेड जैश के, लश्कर के हिंदुस्तान के हवाले कर दो ना। बोलो हम बातचीत करने को तैयार है, आतंकवादी रख लो आप। हमें उनको क्या अचार बनाना है यहाँ पे? क्यों नहीं करे हवाले? क्योंकि हमारा घर उसी से चलेगा यहाँ पे। अगर वो नहीं रहेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? अमेरिका से पैसा कैसे आएगा? चाइना से पैसा कैसे आएगा? हमें क्योंकि हिंदुस्तान को ठीक है ज्यादा सख्त जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरी तीसरी बार मैं बात कर रहा हूँ और ये इस इंसान को इतनी शर्म नहीं है कि वो मेरी बात सुने। अब ये बात शर्म की क्या बात है इसमें? मैं तो जवाब दे रहा हूँ भाई, इसमें शर्म या हया की कोई बात नहीं है। भाई आपको बोल रहा हूँ, नहीं ऐसे मामला पर्सनल लड़ाई पर चला जाएगा। रुक जाइए ना, मैं नहीं चाहता। आप लोग इतने सब सीनियर लोग हैं, अपने अपने विषय के जानकार हैं। गुप्ता सर, चलो ये इसी मुद्दे पर आते हैं। अउन भाई भी, मैं जानता हूं कि कोई भी अमन पसंद आदमी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने देश की तरक्की चाहता है, वो किसी दूसरे देश से झगड़ा, और कम से कम एक पड़ोसी मुल्क जिससे हमारी संस्कृति मिलती है, उससे तो बिल्कुल नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता ऐसा। लेकिन गुप्ता सर, फिर भी मामला अटका रहता है। अभी अउन भाई पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उनका अपने मुल्क के प्रति भी उनकी एक जिम्मेदारी है। वो वहाँ की बात को रखेंगे, नहीं रखेंगे तो क्या हमारे साथ थोड़ी हमारी बात को कहने लगेंगे? तो उनकी बातों का भी एहतराम करते हैं। लेकिन बात कहाँ पर अटकी हुई है और गलती कैसे है? भारत की जो नाराजगियां, उसको आप कैसे रखेंगे? क्योंकि प्रवीण जी, जब अभी प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, वो भी उन्होंने सबसे पहला इनिशिएटिव लिया था। वो खुद लाहौर गए थे, शादी अटेंड करने गए थे और उनके साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन उसके बाद उनको मिला क्या? उनके बाद तरह तरह के आतंकवादी हमले मिले इंडिया में, इसलिए उन्होंने उससे रास्ता तोड़ दिया। तो ये आतंकवाद का जो हमला करते हैं पाकिस्तानी लोग, भारत में ही नहीं दुनिया भर में, चाहे वो 9/11 हो, चाहे वो लंदन हो, मैड्रिड हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, ये जो आतंकवादी जो प्रवृत्ति है, इसको अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपके यहाँ भी फैलेगा। आपके यहाँ भी फैल रहा है, ये आप भी उसी के विक्टिम बन रहे हैं। तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। वो सांप को अगर आप अपने बैकयार्ड में पालेंगे तो एक दिन वो अपने आप को भी काटेगा। तो आप सही कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी आतंकवाद का प्रसार हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उसको पाला, उसको पोसा, उसको ट्रेनिंग दी, फंडिंग दी। अभी आपको एक लिस्ट दी हुई है 29 आतंकवादियों की, भारत ने दी हुई है। उनमें 29 में से 5-6 आतंकवादी तो आप भारत को सुपर्द कर दीजिए कि आप ये लीजिए और हम
कोशिश करेंगे कि आगे Yes, और सुपुर्द कर यही चीज मैं भी दें, और कह रहा अपने था। को यस, बैठ के बातचीत करनी चाहिए। हम एक ही देश के हिस्से थे, एक ही कौम है, हम आपस में बातचीत करें, एक दूसरे के मसले सुलझाएं, व्यापार शुरू करें, आपस में आना जाना शुरू हो, तो तब जाके जी, बात बनेगी ना। अगर हम एक सही दूसरे बात। के ऊपर आक्षेप ही लगाते रहेंगे हमेशा, तो बात नहीं बन सकती। तो तरीका यही है कि आप आतंकवाद का जो रास्ता है उसको आपकी सरकार छोड़े, आपकी आर्म फोर्सेज छोड़े, और वो जब होगा जब आप जैसे जर्नलिस्ट इसके बट सर बारे में एक चीज, एक पॉइंट में थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूं, मैं तो जनरल माथुर से भी इस पर बात करूंगा कि सरकार बात करे तो किससे करे, मतलब वहां की जो सरकार है, आउन भाई की जो सरकार है, उससे क्या, मतलब शहबाज शरीफ कॉल लेंगे या असीम मुनीर कॉल लेंगे, और असीम मुनीर कॉल लेंगे तो भारत की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार सेना के प्रमुख से कैसे बात करेगी? ये तो हमारा सिद्धांत ही नहीं रहा, बात कैसे शुरू होगी? देखिए, उसमें ऐसा है कि अभी ये रियलिटी है पाकिस्तान में, और ये रियलिटी शहबाज साहब ने भी मानी है कि हम सेना से मिलके काम करते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम शेयर कर रहे हैं पावर को सेना के साथ। तो मेरे को अब लगता है कि भारत अगर कोई भी डायलॉग का कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, अवसर आएगा, तो मेरे को लगता है कि सेना और जो सिविलियन गवर्नमेंट है, मैं समझ दोनों गया को आपकी साथ बात, और ये तो मिला हुआ के भी है, एग्जाम्पल भी है हमारे पास। जनरल साहब वही करना है। परवेज मुशर्रफ साहब से बातचीत हुई थी, वो तो समय ऐसे ही था, बल्कि इनसे ज़्यादा शक्तिशाली थे और इनसे ज़्यादा नाम कमा लिया था उन्होंने, और व्यवस्थाओं को भी पकड़ जमा। कुछ पाकिस्तान का भाग्य या कुछ मिजाज या कुछ वहाँ की कुछ है ऐसा वहाँ पर कि जिसके बाद में इसी तरह की किसी व्यवस्था या इससे मिलती जुलती किसी व्यवस्था में मामला चलता रहेगा, लेकिन इससे जनता का बहुत भला नहीं हो रहा है, ये हम सब जानते हो, वो जनता भी जानती है। इससे नाराज वहाँ पर ये आउन भाई वगैरह आदि जितने भी पत्रकार हमारे साथ बैठते हैं, वो निश्चित तौर पर अपने देश के मुद्दों को अपने देश में उठाते होंगे वो अलग तरीके से, लेकिन ये भारत का मंच है, यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी होता है तो उनकी नाराजगी होती है, वो अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन इंटरनली क्या कुछ हो रहा है, इंटरनली कितने लोग परेशान हैं, ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। फिर ऐसे में ये डायलॉग कैसे होगा जब तक पाकिस्तान की सेहत, वहाँ के हालात ठीक नहीं होते? देखिए, डायलॉग जब भी होगा जब आपका आतंकवाद जो पाकिस्तान ने पनाह दी हुई है उसको जब वो खत्म करने का, ठीक है गुप्ता सर, ये पॉइंट हुआ आपका, कुछ और पॉइंट, ये मैं जनरल साहब से ये सवाल पूछा था मैंने, लेकिन वो कंटिन्यू। आपको आवाज आ रही जनरल साहब? जी हाँ, मेरे को आ रही, मुझे लगा ये गुप्ता जी के जी लिए जी सवाल है। जी। देखिए, मैं आपको एक दो बातें बिल्कुल साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ। देखिए, इतिहास जो है वो बिल्कुल साफ है। ये जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान था, ये जिस व्यक्ति ने आइडिया ऑफ पाकिस्तान दिया था 1930 में, मोहम्मद इकबाल ने, उन्होंने 1904 में एक गाना रचित किया था और उसका था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो पूरा हिंदुस्तान है, एक है। अंग्रेजों ने एक साजिश के तहत इस हिंदुस्तान के दो टुकड़े किए। प्रवीण भाई, ये बात समझने की जरूरत है। उन्होंने साजिश के तहत दो टुकड़े किए हैं। पाकिस्तान नाम की कोई चीज 14 अगस्त 1947 तक इस पृथ्वी पर नहीं थी। ये समझने की आवश्यकता है। आजादी भारत को मिली थी, भारत के बाद भारत के दो टुकड़े हुए और एक टुकड़ा पाकिस्तान कहलाया। ये समझने की बात है। ये आपको इसके लिए कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। 13 अगस्त 1947 तक जो नोट चल रहे थे पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी, उन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छपा हुआ था। तो ये बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। मैं आपको जो आपने प्रश्न किया उसका मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूं। देखिए, जब ये एक बार पहले कह चुका हूं कि एक लॉ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है और वो कहता है कि व्हेन द ओनली टूल इन योर टूल बॉक्स इज अ स्लेज हैमर, एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई का के टूल बॉक्स में सिर्फ स्लेज हैमर एक टूल है, जिसकी वजह से उन्होंने समझा कि बल प्रयोग से कुछ भी किया जा सकता है। बंगाल पे ये प्रयोग किया गया, आज बंगाल का बांग्लादेश है। बलूचिस्तान में परिस्थिति खराब है क्योंकि वहां पर भी यही प्रयोग किया गया। कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात जो इतने हाथ से निकले हुए, आप देखिए डॉक्टर प्रवीण, अब जब आपको, जो आप क्लेम करते हैं कि वो आपका अपना इलाका है और वहां पर हालात को सुधारने के लिए आपको एयरफोर्स गनशिप्स की जरूरत है। F-16 से आप बम्बार्डमेंट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि परिस्थितियां क्या हैं। ये वजह सिर्फ यही रही कि शुरू से 4 डायरेक्ट बाउट्स मिलिट्री रूल के रहे। अयूब खान, याह्या खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ,
उसके अलावा किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। तो जो डेमोक्रेसी है वो मिसिंग है। जो सर आपका एक प्रश्न है, छोटा सा पॉइंट जो अरुण भाई के उसका दिमाग में भी आ रहा होगा कि ये सब तो आप ही लोग करवाते हैं, आप ही सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के सपोर्ट से ये लोग इतना प्रदर्शन कर, ये बार बार बोला जाता है। मुझे एक ही लाइन और मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो एज ए पॉलिसी जो टूल इस्तेमाल किया गया, ये पॉलिसी डिक्टेटेड पॉलिसी है, डिक्लेयर्ड पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। उसका क्या अर्थ है? टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स का अर्थ है कि भारत में 1000 जगह जाकर के आतंक फैलाओ, ताकि वो, क्योंकि उनको पता है काफी फैक्ट्स क्या हैं। तो ये जो पूरी बात है, उसके अलावा परवेज मुशर्रफ का ये कहना कि अल जवाहिरी और ओसामा बिन लादेन जैसे लोग पाकिस्तान के हीरोज हैं, उन्होंने ये एडमिट किया है सबके सामने कि कश्मीर में आतंकवाद हम फैला रहे थे, सबके सामने इंटरनेशनल मीडिया को। उन्होंने, परवेज मुशर्रफ छोटे मोटे इंसान नहीं थे। तो ये तमाम चीजें हमको डॉक्टर प्रवीण समझने की आवश्यकता है। और जब हम इसकी सच्चाई के पास पहुंचेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जब 1857 में क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति में किस वजह से क्रांति हुई थी? क्योंकि बंदूक की जो गोली थी उस पर सुअर और गाय दोनों की चर्बी लगाई गई थी, ताकि जो भारत में हिंदू है या मुसलमान है वो दोनों उससे प्रभावित हों। ये तमाम चीजें हमें समझने की आवश्यकता है। और जब हम इस कोर इशू को समझ जाएंगे तब आपको पता पड़ जाएगा। एक और चीज एक लास्ट में बताना चाहता हूं। आप देखिए, मुंबई और कराची लगभग एक प्रकार के शहर थे भारतवर्ष के। 14 अगस्त 1947 तक एक प्रकार के। कराची की पॉपुलेशन 51% हिंदू पॉपुलेशन थी, 43% मुस्लिम्स थे और 6% कोई और थे। मुंबई की पॉपुलेशन में 12-13% मुसलमान थे। आज मुंबई में 30% मुसलमान है और कराची में 1% हिंदू है। ये समाप्त करता है डॉक्टर प्रवीण, ये दिखाता है, ये दिमागी जो बनावट है उसको दिखाता है। ये आपको समझने की आवश्यकता है। और जब तक इस प्रकार का माइंडसेट रहेगा, आपको इस प्रकार की उम्मीद करना उनसे, आपको मैं कुछ नहीं, आप देख सकते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स फैक्ट है। और भारत इसका एग्जाम्पल सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इसका एग्जाम्पल बांग्लादेश भी। आपने जहनियत की बात की है, वो जहनियत बड़ी समस्या का विषय होती है। ये बात धर्म मजहब की नहीं होती है। हर धर्म जो होता है वो अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाता है एज एन इंडिविजुअल, और दूसरों का सम्मान करना सिखाता है। जब दूसरों को अपने से कम मानोगे, दूसरों का अपमान करोगे, उन्हें इंसान ही नहीं मानोगे, अपना दुश्मन मानोगे, तो कभी उन्हें अपने साथ भी नहीं रख पाओगे। समाहित करने की शक्ति भारत में जो रही है वो पूरी दुनिया ने देखी है, आज भी देख रही है, आगे भी देखती रहेगी। भारत में सिर्फ एक सभ्यता को नहीं, कई सभ्यताओं को खुद में समाहित करने की क्षमता है। उसको कहते हैं सहिष्णुता, उसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। इसकी उम्मीद करें न करें, कम से कम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जियो और जीने दो, और पहले जियो के लिए खुद बेहतर बनो, खुद जीना सीखो। क्योंकि आपकी आवाम मरती रहे, आप जीते रहो, या आपके बच्चों को तो आप विदेश भेज दो, आपका बैंक बैलेंस तो भर गया है, आपकी जैसे सियासत खत्म हुई आप तुरंत विदेश निकल गए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम, उसको कहाँ छोड़कर जा रहे हो वो आज हम सब देख रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। अरुण भाई, आपके दिमाग में कई बातें आई होंगी, इसको मैं ज़रूर लूँगा, इस पर हम बात करेंगे। जो आपने कहा, बातचीत के लिए बातचीत करेंगे। और विश्वास करिए, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं बहुत दिल से ये बात बोल रहा हूं, मुझे भी 26-27 साल पत्रकारिता में हो गए हैं, मेरे मन में कभी वैमनस्य नहीं आता, मुझे चिंता होती है पाकिस्तान के लोगों की, विश्वास करिए। हाँ, जब बात सेना की आ जाती है, दो सेनाएं लड़ रही होती हैं, तो वो एक मनोभाव अलग होता है, वो समय भी अलग होता है। लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा पीस टाइम होता है, उसमें हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की बेहतरी के बारे में सोचें। और इस बात को आप जानते हो, आप बोलो ना बोलो, कि पाकिस्तान की बेहतरी इसमें है कि बंदूकों की नोक से हटकर वहां के जैन जी को मौका दिया जाए, जिससे फिलहाल वहां के गृह मंत्री डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि जैन जी का कोई आंदोलन यहाँ हो गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इन मुद्दों पर बात करते रहेंगे। अरुण भाई, बहुत शुक्रिया आपका। गुप्ता सर, आपका धन्यवाद। जनरल माथुर, आपका धन्यवाद। सोहेल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बात इंडिया की में आज बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई है। ये बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि पीओके भारत का जो अभिन्न हिस्सा हमेशा से रहा है, उसे अमेरिका भी अब मान रहा है कि भारत का हिस्सा है। यह बात यहाँ तक सीमित नहीं है कि भारत आगे क्या कदम उठाने वाला है। बात लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये रिश्ते जो हैं इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, युद्ध की कोई ना कोई परिस्थिति बनी जाती है, ये परिस्थिति रुकना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अपने भीतर के हालात सुधरें। अगर आप पाकिस्तान से इसको देख रहे हैं, वहाँ के युवा हैं, तो इस बात को समझिए कि आपके देश में आपकी क्रांति की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। बात इंडिया की में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, खबरें जारी है। नमस्कार।